हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है आपको यहाँ से पता चल रहा है ऊर्जा हानि, यानी एनर्जी में आज कुछ कमी आएगी, ऊर्जा में कुछ कमी आएगी। किसकी ऊर्जा में कमी आएगी? तो इसके लिए पहले अपन टॉपिक को समझते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास कोई दो चालक हैं। जैसा कि आपने इससे पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि दो चालक पदार्थों को जब आवेशित किया जाता है तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास दो चालक गोले हैं और इन दोनों को दिया गया जो आवेश है वो इनकी सतह के ऊपर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से चालकों को दिया गया आवेश हमेशा उनकी सतह पे आता है। पहले वाले गोले की जो धारिता है वो C1 कह देता हूँ, इसकी धारिता है वो आप C2 ले लेते हैं। पहले वाले गोले की जो दिया गया आवेश है वो Q1 कह दिया, इसको आपने Q2 कह दिया, और इसकी सतह के ऊपर जो विभव है वो V1 है और इसके ऊपर V2 है। बात समझ में आ रही है? आप लोग जानते हैं कि एक चालक की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या है, यानी ये एक कैपेसिटर की भांति व्यवहार करता है। इस गोलीय चालक की जो धारिता है वो आपके पास C है, जिसका फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है। कितना पढ़ा है? C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसकी धारिता जब आपके पास है तो उसके बाद में आप इसकी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो इसकी ऊर्जा निकाल लें अलग से, इसकी ऊर्जा निकाल लें अलग से, दोनों की ऊर्जाओं का योग करके अलग रख दें। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है कि इन दोनों चालक गोलों को एक चालक तार के द्वारा जोड़ा जाएगा। ये अपन ने इससे पिछले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा है। तो जब आप इनको एक चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे तो पहले केस में आपने माना है कि इस पहले वाले जो V1 है वो आपका विभव V2 से ज्यादा है। तो जब आप इनको एक चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे तो आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। और आवेश किधर से किधर की तरफ जाएगा? उच्च विभव के सिरे से निम्न विभव के चालक की तरफ जाएगा। यानी आपके पास पहले गोले से दूसरे गोले पर आवेश का स्थानांतरण होगा। इनकी धारिताएं तो अब भी कितनी रहनी है? C1 और C2 रहनी है। आवेश की कमी या ज्यादा होने से इसकी धारिता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन इनके ऊपर आवेश की जो वैल्यू है वो कम ज्यादा हो जाएगी। जिसके ऊपर विभव है वहां से आवेश का स्थानांतरण होगा, तो इसके ऊपर जो आवेश है वो आपका Q1 डैश हो जाएगा और इसके ऊपर आवेश है वो आपका Q2 डैश हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो विभव है वो आपका V1 है, इस पर विभव V2 है, और ये आवेश का स्थानांतरण तब तक चलेगा जब तक दोनों के ऊपर अंत में विभव समान हो जाए, तब तक की ये कहानी रहेगी। बात क्लियर है? तो इसको अपन यहां पे रख देते हैं। अब अपन पहले इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं, फिर आगे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो यहां पे अपन ने लिखा है कि दो चालक गोले जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, इनके ऊपर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 हैं और इनके विभव हैं वो V1 और V2 हैं। ये तीन बातें आप लोगों को लिखनी है। अब क्या होगा? इन्हें चालक तार से जोड़ने पर आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव V2 की ओर स्थानांतरित होगा। और कब तक होगा यह स्थानांतरण? तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव, उभयनिष्ठ विभव जिसे आपने पिछले वीडियो में कहा था, V की वैल्यू कितनी आई थी? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ना हो जाए। जब तक इतना दोनों चालक गोलों के ऊपर विभव नहीं होगा तब तक आवेश का स्थानांतरण होता रहेगा, और जब दोनों के ऊपर विभव समान हो जाएगा उस समय आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा, और उस समान विभव को अपन उभयनिष्ठ विभव कहते हैं जिसकी वैल्यू आपके पास है। बात समझ में आ रही है? अपना टॉपिक है कि ऊर्जा की हानि, यानी कि जब ये आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाएगा उस समय कुछ एनर्जी में कमी आएगी, उस पूरे निकाय की कुछ ऊर्जा है वो दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाएगी, क्योंकि इस चालक तार का कोई ना कोई प्रतिरोध है। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे सिस्टम के अंदर ये प्रारंभिक स्थिति है, ये बाद की स्थिति है। तो पहले की ऊर्जा निकाल लें, बाद की ऊर्जा निकाल लें और फिर दोनों में अंतर देख लेते हैं। अगर अंतर 0 आया तब तो कोई ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अपन लिखते हैं निकाय की संयोजन से पहले की ऊर्जा। ठीक है, निकाय की संयोजन से पहले की ऊर्जा। संयोजन क्या? दोनों को तार से जोड़ने से पहले की ऊर्जा कितनी कितनी होगी? दोनों की अलग अलग ऊर्जा निकाल लें और उसको जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाएगी? इसको मैं टोटल ऊर्जा को U कह देता हूं। कैपेसिटर की ऊर्जा क्या होती है सर? 1/2 CV² फॉर्मूला होता है एक कैपेसिटर की। ये गोलीय चालक ही तो है, इसकी धारिता आपके पास है, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? पहले वाले चित्र की बात कर रहे हैं अपन, तो 1/2 इसका धारिता C1 विभव V1 का स्क्वायर, दूसरे की 1/2 C2
V2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। बात समझ में आ रही है? संयोजन से बाद की ऊर्जा, चलिए संयोजन के बाद की ऊर्जा, संयोजन के बाद की ऊर्जा को U डैश कह दीजिए। जब आप U डैश कहेंगे तो पहले की निकाय की कितनी है, 1/2 C1 विभव V का स्क्वायर, और दूसरे की 1/2 C2 विभव तो दोनों में समान है तो V का स्क्वायर। दोनों को जोड़ लीजिए और यहाँ पे मुझे V है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो 1/2 कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 कॉमन आ गया और V का स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 हो जाएगी। ठीक है, ये उभयनिष्ठ विभव है, ये आपको दिया हुआ नहीं है। तो उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू आपने पहले लिखी है, इससे पहले के डेरिवेशन में कैलकुलेट करी है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए उभयनिष्ठ विभव की, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी U डैश की। कितनी आ जाएगी, 1/2 है, ये आपकी C1 प्लस C2 है। उसके बाद में मुझे V का स्क्वायर लिखना है, तो V का स्क्वायर लिखने का मतलब इस पूरे की स्क्वायर आएगी, तो पूरे का स्क्वायर आने का मतलब है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अपने को तो V का होल स्क्वायर लिखना ना, तो V का स्क्वायर लिखने के लिए ये पूरी वैल्यू V है तो पूरे के ऊपर स्क्वायर लगेगा। इसके ऊपर जब आप स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये नीचे का जो स्क्वायर है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे U डैश की इजी फॉर्म में वैल्यू लिख लेता हूँ। कितनी हो जाएगी सर, 1/2, ये हो गई C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। इक्वेशन नंबर आप इसे 3 कह दीजिए। ठीक है, ये आपके संयोजन से पहले की ऊर्जा, ये संयोजन के बाद की ऊर्जा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि संयोजन में अगर ऊर्जा हानि होती है, देखो एनर्जी बढ़ने से तो रही, ऊर्जा में वृद्धि तो होगी नहीं, ऊर्जा है वो किसी रूप में रूपांतरित होकर के निकाय की ऊर्जा में कमी आ जाएगी। तो कमी आने का मतलब क्या है, पहले की ऊर्जा है वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले की ऊर्जा ज्यादा है, बाद की ऊर्जा कम है, तो अंतर निकालने के लिए क्या करना चाहिए, प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा निकाल देनी चाहिए। तो डिफरेंस इनका जो है वो आपका ऊर्जा क्षति आ जाएगा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि को किससे लिखूं, डेल्टा U से। तो क्या लिखना चाहिए, U माइनस U डैश। इस बात को अच्छे से समझ लें। अब दोनों की वैल्यूज रख दो। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो U की वैल्यू कितनी है आपके पास सर, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अपॉन में क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सर 1/2 तो कॉमन आ गया, 1/2 को कॉमन ले लूँ मैं इसमें पूरी निकाय में, बढ़िया। एलसीएम लेऊंगा तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे C1 प्लस C2 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे पास C1 प्लस C2। तो पहले में जब भाग लगेगा तो ये पूरा C1 प्लस C2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ओपन अभी कर देता हूँ। ये C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वायर। बात क्लियर है? इसको आपने C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व कर लें, 1/2 तो बाहर आ ही गया, प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। क्लियर है? माइनस लगा दीजिए, माइनस को ओपन कर लेते हैं, साथ में 1/2 कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 का भाग लगाएंगे, ये सेम जाएगा। अब इसका जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लीजिए। ध्यान दें यहाँ पे बाहर माइनस है, वो सबको माइनस बना देगा। तो ये हो गया आपके पास C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। इस कैलकुलेशन को आप इजीली समझ लें थोड़ा सा। इसका जो होल स्क्वायर है उसको मैंने ओपन कर दिया x प्लस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन सर इन सब के साथ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये वाला माइनस है, जब अंदर जाएगा तो सबको नेगेटिव कर देगा। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए। ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आगे सॉल्व कर लीजिए। रिजल्ट को एक बार कैलकुलेट करके एक जगह लिख लेते हैं अपन, क्या आएगी वैल्यू देखें। चलिए, डेल्टा U चल रहा है आपके पास, 1/2 कॉमन आ गया बाहर, बटा में एलसीएम में आपके पास क्या चल रहा है, C1 प्लस C2। तो ये क्या रह गया आपके पास,
सोल्व कर लें, देखें इसको, वैल्यू बताएं कितनी रह जाएगी। अच्छा सर C1 C2 C1 C2 C1 C2 दोनों में है, तीनों टर्म है, इनमें बची हुई है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए ना, तो C1 और C2 बाहर आ जाएगा। तो पहले में क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2V1 V2 रहेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, अपन अगले पेज पे चलते हैं। तो क्या लिखना है अपने को, डेल्टा U है, ऊपर आपके पास C1 C2 अपॉन 2 चल ही रहा है, ठीक है। ये आपके पास ब्रैकेट में क्या रह गया सर, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अरे ये तो आपके पास क्या आ गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, देखें क्या नजर आ रहा है सर, ये तो मुझे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, बटा में क्या चल रहा है, C1 प्लस C2 चल रहा है। तो ये आपके पास ऊर्जा हानि का व्यंजक आ जाता है। इस तरीके से आप एनर्जी की जितनी कमी आएगी, एनर्जी लॉस जो होगा, उसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए नीचे मैं लिखता हूं, आप मुझे बताएं कि V1 और V2 चाहे पहले गोले का विभव है या ये दूसरे गोले का विभव है। अगर इसमें पहले गोले का विभव बड़ा है तो इनका डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा, और उसका होल स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लीजिए पहले गोले का विभव कम है, दूसरे का ज्यादा है, तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का अगेन आप जब स्क्वायर करेंगे तो किसी भी वैल्यू, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और जब ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो C1 C2 धारिताएं हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। इसका मतलब कि आपने जो डेल्टा U लिया है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या है, आपने क्या डेल्टा U में क्या लिखा था, पहले गोले की ऊर्जा माइनस बाद वाले गोले की ऊर्जा, और उसका डिफरेंस है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली पहले गोले की ऊर्जा है, यानी निकाय को जोड़ने से पहले की जो ऊर्जा है वो आपकी ज्यादा है, निकाय को जोड़ने के बाद की ऊर्जा है वो कम है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, चूंकि V1 माइनस V2 होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसलिए डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इसे अपन ऊर्जा हानि कहते हैं। हाँ एक स्थिति है, क्या, नोट लगा के लिख देता हूं मैं यहां पर, नोट, यदि मान लीजिए कि V1 और V2 दोनों का विभव इक्वल होता, दोनों जो चालक गोले दे रखे हैं दोनों के ऊपर विभव समान है, इन दैट केस V1 माइनस V2 का डिफरेंस 0 आ जाएगा, और 0 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट टाइम आपके पास डेल्टा U है वो भी आपके पास 0 हो जाएगा, और इस केस के अंदर ऊर्जा क्षति नहीं होती है। बाकी चाहे पहले गोले का विभव ज्यादा हो या दूसरे गोले का विभव ज्यादा हो, जब आप दोनों को जोड़ेंगे आवेश का स्थानांतरण होगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा में क्षति होगी, ठीक है। तो इसे अपन ऊर्जा हानि कहते हैं। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस टॉपिक के द्वारा आपने दो चालकों को, दो गोलीय चालकों को या किन्हीं भी आकार के गोल चालकों को जब आप आवेशित करके जोड़ेंगे तो उनके आवेश की स्थानांतरण में ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। अब अपन इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल और डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके द्वारा अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आसानी से सॉल्व करेंगे। बात क्या है, बात यह है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर की जो धारिता है वो आपकी C दे रखी है, और इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी के सहारे से जोड़ रखा है, ठीक है। तो प्रारंभ में जब आप इसको जोड़ेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में ये जो आपका कैपेसिटर है ये उदासीन है, अनचार्ज्ड है, और इसके इस बैटरी के सिरों पर विभवांतर है वो V है, ये प्लस है ये नेगेटिव। बात को अच्छे से समझ लेना। अच्छा, एक कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा उस समय संधारित्र के सिरों पर और बैटरी के सिरों के ऊपर विभव समान होगा, उस स्थिति में आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा, उसे अपन कंप्लीट चार्ज्ड कैपेसिटर बोलेंगे। जब तक इस कैपेसिटर का जो विभव है वो अगर इस बैटरी के विभव से कम रहेगा तब तक तो आवेश का स्थानांतरण होगा और ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। जब इसके प्लेटों के ऊपर जो विभव है वो बैटरी के विभव के बराबर हो जाएगा, उस समय इसमें आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा और इसे अपन कंप्लीटली फुली चार्ज कैपेसिटर कहेंगे। तो पूर्ण रूप से जब ये आवेशित हो जाएगा उस समय इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका V है, जो कि बैटरी के बराबर है, और इसके प्लेटों के ऊपर आवेश है वो अपन Q ले लेते हैं। बात को अच्छे से समझें। तो संधारित्र
ध्यान देना भैया, संधारित्र पूर्ण आवेशित होने पर ऊर्जा, इसकी ऊर्जा कितनी होगी? सर कैपेसिटर की ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV² होता है। ठीक है, और भी फॉर्मेट पढ़े हैं क्या आपने? कैपेसिटर की ऊर्जा निकालने के और भी फॉर्मूले पढ़े हैं क्या? बिल्कुल पढ़े हैं सर। फॉर्मूला पढ़ा है QV/2। बहुत बढ़िया। तो इस कैपेसिटर की ऊर्जा को मैं क्या लिख देता हूं? QV/2। ये इस कैपेसिटर की ऊर्जा है जब ये पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा। अच्छा, जब ये पूर्ण रूप से चार्ज होगा तो इस बैटरी के अंदर से कितना आवेश स्थानांतरित होगा? यानी यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पे Q चार्ज है, इस पे -Q चार्ज है। तो यही तो हो रहा है कि यहां का प्लस आवेश है, इसके ऊपर इंक्रीज हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके और वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर जा रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन है वो आपको बैटरी को क्रॉस करके जाएगा। और बैटरी के एक सिरे के ऊपर विभव V ले लीजिए, दूसरे पर 0 ले लीजिए, तभी तो बैटरी का विभवांतर V लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी बैटरी के दोनों सिरों के बीच में विभवांतर V है, और कितना आवेश इस विभवांतर को पार करके जा रहा है? Q आवेश जा रहा है। बात समझना। तो Q आवेश जब विभवांतर V को पार करके जा रहा है, तो आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ा है क्या, कि विभवांतर की जो फॉर्मूला होता है, आप यहां पे नोट डाल सकते हैं रेफरेंस के लिए। क्या होता है कि विभवांतर दिस इज इक्वल्स टू कार्य बटा आवेश, और यदि मुझे यहां से कार्य कैलकुलेट करना है तो मुझे विभवांतर इनटू में क्या लेना होगा? आवेश लेना होगा। तो बैटरी के सिरों के बीच में विभवांतर V है, कितना आवेश पार करके जा रहा है? Q। तो बैटरी के द्वारा किया गया कार्य कितना है? Q इंटू V। ठीक है, बैटरी कितना कार्य कर रही है? QV। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कितनी ऊर्जा स्टोर हो रही है? 1/2 QV। यानी कि QV का आधा एनर्जी यहां पे स्टोर हो रही है। तो बाकी की ऊर्जा कहां गई? आधी ऊर्जा कहां गई? तो उसे अपन कहते हैं ऊर्जा क्षति। तो बैटरी के द्वारा किए गए कार्य का आधा भाग कितना? बैटरी के द्वारा किए गए कार्य का आधा भाग कितना? QV/2। ये ऊर्जा क्षति हो जाती है यहां पर। ठीक है भैया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के पास ऐसे कई न्यूमेरिकल आएंगे कि कैपेसिटर की एनर्जी निकाल करके बैटरी के द्वारा किए गए कार्य की ऊर्जा निकाल करके और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आपका डेरिवेशन के रूप में थ्योरेटिकली ये जो चैप्टर था संधारित्र से जुड़ा हुआ विद्युत धारिता या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो आपकी यूनिट है, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की फिजिक्स का पहली यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो आपकी आज पूर्ण हो जाती है। इसमें से आपसे 4 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न और 1 नंबर का 7 नंबर की ये आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। अब अपने पास आज के इस टॉपिक के रिलेटेड अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल इसके बाद में दे रखे हैं। पहले अपन उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहला जो आपका एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर आपका दे रखा है 16। एग्जाम्पल 16 है, वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्या कह रहा है पढ़िए देखें कि एक 600 पिकोफैरेड धारिता का जो संधारित्र है उसे 200 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। धारिता संधारित्र दे रखा है, बैटरी का विभवांतर दे रखा है। अब संधारित्र से बैटरी को हटाकर, यानी कि जब आपका कैपेसिटर पूर्ण रूप से चार्ज हो जाएगा उस समय बैटरी को हटाकर बैटरी की जगह अनावेशित 600 पिकोफैरेड धारिता के अन्य संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। उदासीन कैपेसिटर जोड़ देते हैं आप दूसरा बैटरी की जगह। तो इस प्रक्रिया में कितनी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हानि होगी, इसकी ऊर्जा हानि कितनी होगी वो अपने को कैलकुलेट करनी है। तो पहले अपन इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। C1 आपको दे रखा है 600 पिकोफैरेड, 600 पिको की जगह अपन इसको हटाएंगे तो -12 लग जाएगा और ये फैरेड हो जाएगा। C2 कितना है? सर C2 भी अपने पास 600 पिकोफैरेड है, तो इसको भी अपन पिको को हटा करके फैरेड के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी आपके पास वैल्यू आ जाती है। पहले बैटरी कितने विभवांतर की जुड़ी हुई है उसको अपन V1 कहेंगे। सर 200 वोल्ट है, बढ़िया। अब आगे प्रश्न आपसे कह रहा है
कि इस बैटरी को हटा करके दूसरा कैपेसिटर जोड़ना है। तो जैसे ये बैटरी हटेगी, अब इसके सिरों पर कितना विभवांतर जुड़ा हुआ है सर, V2 है और V2 की वैल्यू तो आपके पास 0 वोल्ट होगी। बढ़िया। तो निकालना क्या है प्रश्न के अंदर, ऊर्जा हानि। ऊर्जा हानि को किससे डिनोट करोगे सर, डेल्टा यू से लिख दें। बताएं मुझे डेल्टा यू का फॉर्मूला पहले, अभी आपने डेरिवेशन में पढ़ा है, C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है? तो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 6 और 6 हो गया मेरे पास 36। इसके बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और ये 10 की पावर माइनस का 24। तो मेरे पास यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 20 रह जाएगा। क्लियर है? मैं डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको इनकी अलग अलग वैल्यूज लिख करके बाद में करना चाहिए। चलिए, V1 200, V2 0, तो 200 में से 0 गया तो 200 हो गया, और 200 का स्क्वायर यदि मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 का हो गया 4, और ये मेरे पास 10 की पावर आ जाएगी ऊपर 4, 2 0 है ना, इसलिए 4 आ जाएगी। C1 प्लस C2 दोनों को कर दो, तो 600 और 600 1200, कितना पिको फैरेड, तो -12 लग जाएगा। क्लियर है भैया? चलिए सॉल्व कर लीजिए। इस 2 से इसको काट दो, ये 2 हो गया, इससे इसको काट दो, ये कितना हो गया 600, और 6 को इससे काट दो तो ये आपके पास 6 हो गया और नीचे 100 रह गया। तो फाइनली वैल्यू आपके पास होगी 6 इंटू 10 की पावर -20, 10 की पावर -20 इंटू 10 की पावर 4 बटा में हो गया आपके पास नीचे 100 और 10 की पावर -12। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 6 रह गया। इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर कितना रह गया, ऊपर रह गया सर मेरे पास 10 की पावर माइनस का 16। ठीक है, और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये नीचे कितना रह गया, चलिए एक बार लिख लेता हूं मैं, 10 की पावर -16 और 10 की पावर -10, ये ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 10 की पावर -6 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आंसर लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -6। मात्रक क्या लगेगा इसका, ऊर्जा क्षति तो निकाल रहे हैं, ऊर्जा क्षति का मात्रक लग जाएगा आपके पास जूल। तो इस तरीके से ये आपका पहला एग्जाम्पल हो जाता है। बहुत इजी है, फॉर्मूलों पर बेस्ड है, तो आपको इसका फॉर्मूला ऊर्जा क्षति का याद होगा, डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए इसके बाद में अपन अपना एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, ये बुक में पेज नंबर 88 के ऊपर आपको दे रखा है। पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है। सवाल आपसे कह रहा है, स्क्रीन के ऊपर देखिए, एक 900 पिकोफैरेड धारिता का संधारित्र है, वो 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। तो C1 इक्वल्स टू लिख लेता हूं मैं 900, पिको की जगह -12 लिख देता हूं, ये फैरेड हो गया। ठीक है, और V1 लिख लेता हूं मैं 100 वोल्ट, इसकी बैटरी से आवेशित किया जाता है। ठीक है सर, हो गया। पहला पार्ट कह रहा है संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है। पहला पॉइंट, संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का डेरिवेशन आपने पढ़ा, बताइए फॉर्मूला क्या होता है। U इक्वल्स टू, सर 3 फॉर्मूले पढ़े, कौन सा बताएं हम यहाँ पे, बेटा C और V के फॉर्म में बताओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सर 1/2 CV का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, C और V आपको दे रखा है, वैल्यू रख दीजिए। तो 1/2, ये 900, 10 की पावर कितना लिखूं मैं -12, और V का स्क्वायर करना है, तो ये 100 है तो V स्क्वायर मतलब 10 की पावर कितना, बोलो जल्दी, 10 की पावर 4 लिख दीजिए सर। बढ़िया, इसको काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 में 2 का भाग लगाएंगे तो 4.5 आ जाएगा। 2 0 को यहाँ रख लीजिए, 4 0 ये है तो 10 की पावर 6 हो गया। ये -12 है तो 10 की पावर -6 रह गया। ये आप यू निकाल रहे हैं संचित ऊर्जा, जिसका मात्रक क्या लगेगा, जूल लगेगा। क्लियर है, बहुत ईजी पहला पार्ट हो जाता है इसका। अब इसका दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि यदि संधारित्र को बैटरी से हटाकर, संधारित्र है उससे बैटरी को हटाकर संधारित्र को एक दूसरे 900 पिकोफैरेड धारिता के संधारित्र से जोड़ा जाता है, एक दूसरा कैपेसिटर और है आपके पास जो उदासीन है, उससे आप इस पहले वाले आवेशित कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, तो निकाय में संचित ऊर्जा कितनी है। निकाय किसका बन गया, देखिए इसका बी पार्ट है, तो बी पार्ट के अंदर मान लीजिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि कंप्लीटली चार्ज्ड है, इसके सिरों के ऊपर आवेश Q है
और विभवांतर V है। अब आप इसको एक यहाँ पे बैटरी से पहले ये जुड़ा हुआ था, बैटरी हटा करके अब इसकी जगह दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया जो कि उदासीन है, तो क्या होगा भैया, इसकी प्लेटों के ऊपर जो Q चार्ज था वो आधा चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इसके ऊपर कितना रह गया, Q/2। और जैसे ही आवेश आधा हो जाएगा यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा, V/2। कितने कैपेसिटर हैं आपके पास सर, 2 कैपेसिटर हैं। 2 कैपेसिटर जब आपके पास हैं तो दोनों की ऊर्जा निकाल लीजिए अलग अलग। किसके फॉर्म में लिखोगे, C के फॉर्म में लिखोगे कि QV के फॉर्म में लिखोगे। अभी आपने CV का फॉर्मूला ऊपर लगाया है, अब आप CV के फॉर्मूले में लिखोगे कि QV के फॉर्मूले में लिखोगे। सर QV के फॉर्मूले में अपन कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप QV के फॉर्मूले में कैलकुलेट करोगे तो कितने कैपेसिटर हैं, 2 हैं, दोनों की ऊर्जा समान हो जाएगी, दोनों के ऊपर एनर्जी इक्वल स्टोरेज हो जाएगी, तो दोनों की अलग अलग ऊर्जा निकाल करके जोड़ लीजिए। QV के फॉर्मूला क्या होता है सर, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है QV/2। ये तो एक हो गया, तो आपको किसकी चाहिए, निकाय की ऊर्जा। निकाय की ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, 2 कैपेसिटर हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है भैया, चलिए सॉल्व करूं तो 2 को मैं 2 से पहले ही काट देता हूं। अब मैं वैल्यू लिख लेता हूं, तो Q की कितनी होगी सर, Q की होगी Q/2, V की हो गई V/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी आपके पास, QV/4। ठीक है, अब दिमाग में प्रश्न ये आ रहा है कि सर ये Q है वो कहाँ से लाएं, V तो आपके पास 100 दे रखा था, जो बैटरी जुड़ी हुई थी उसकी वैल्यू तो अपने पास है, पर आवेश की वैल्यू कहाँ से लेके आएं ये बताइए मुझे। तो आवेश इस पहले वाले कैपेसिटर के ऊपर आएगा कहाँ से सर, ये तो तब आएगा जब यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई थी, तो जब आवेश इसके ऊपर Q आएगा उस केस में इसकी धारिता आपके पास है, विभवांतर आपके पास है, तो आवेश का फॉर्मूला लिख दीजिए सर, Q इज इक्वल्स टू CV। Q इज इक्वल्स टू CV, बहुत बढ़िया, वैल्यू रख दीजिए इस Q की जगह। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो मेरे पास अगेन वही फॉर्मूला आ जाता है, चाहे आप इसे QV/2 से करें या फिर CV² फॉर्मूले से करें, 1/2 CV² के फॉर्मूले से करें, रिजल्ट एक ही आना है। लेकिन इसका जो बेसिकली फंडामेंटल है वो इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है कि आवेश है वो आधा आधा हो जाएगा। तो जब आप इसकी जगह CV लिखेंगे तो ये हो गया आपके पास CV²। ठीक है, और बटा में क्या चला गया, बटा में बताइए, बटा में कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। तो Q की जगह मेरे को केवल CV लिखना है। अब आप वैल्यू लिख लीजिए, तो C की वैल्यू कितनी है 900, P को मतलब -12, फिर कितना लिखूँ मैं V² सर 100 × 100 लिखो आप, बढ़िया, बटा में क्या चल रहा है भैया, 4 चल रहा है। अब सिंपल सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग 9 में गया 2 बार, 1 रह गया, इसका 100 को तो आप यहाँ पे ले लेना ना, तो 1 रह गया, 1 रह गया तो पॉइंट लगा दो, 10 हो गया तो 2 बार चला जाएगा, 8 हो गया तो 20 रह गया तो ये 5 हो जाएगा। अब पावर में कितना रह गया, 2 2 4 और 2 6, तो प्लस का, और माइनस का 12 तो माइनस का 6 रह गया आपके पास, इतनी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इतनी, और ये कितनी है, जूल। अच्छा, पहले वाली वैल्यू आपके पास है क्या, बिल्कुल है सर, कितनी है 4.5 10⁻⁶, और ये कितनी है, ये तो 4.5 का आधा है, यानी कि जो पहले वाले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी संग्रहित है, जैसे ही आप कैपेसिटर जोड़ेंगे तो यहाँ का जो आवेश दौड़ करके आएगा तो वो अपनी आधी ऊर्जा है वो बीच में रास्ते में ही चेंज कर देगा, किसके रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में, इस तरीके से। तो आधा जो भाग है वो उसका वो यहाँ से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, ये भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया अपना ये जो संधारित्र का चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपने पास इसके 3 टॉपिक और बचे हुए हैं। टॉपिक का मतलब पहले अपन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसका एक वीडियो पढ़ेंगे, और उसके बाद में इसका एक न्यूमेरिकल का वीडियो पढ़ेंगे। ये 3 जो टॉपिक्स हैं वो आपके बोर्ड के हिसाब से क्लियर होंगे। आफ्टर दैट आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो पहले अपन एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरे न्यूमेरिकल का जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे, उसके बाद कंप्लीट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का
टेस्ट रखा जाएगा, उसको अपन क्लियर करेंगे। चलिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो भी कई बार बार पूछा जाता है, उसको क्लियर करते हैं। प्रश्न ये है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि भैया मेरे पास 5 माइक्रोफैरड धारिता के अनंत संधारित्र हैं। कितने हैं? अनंत संधारित्र हैं मेरे पास। ठीक है सर, बढ़िया। अब मुझे एक्चुअल में चाहिए मान लीजिए 13 माइक्रोफैरड। कितना माइक्रोफैरड चाहिए? 13 या कुछ भी, मतलब आपको 5 के मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। जैसे 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू दे देता है तो मैं एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको लेकर के चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता हूँ कि मुझे 2.5 माइक्रोफैरड चाहिए। तो इसके लिए संख्या कितनी है, संधारित्रों की संख्या कितनी है, ये मुझे बतानी है आपको। अच्छा, मिनिमम संख्या चाहिए हमेशा, संधारित्रों की संख्या, क्या न्यूनतम, कम से कम कितने कैपेसिटर लेकर के आप इतनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं, वो संख्या आपको बतानी है। और दूसरा, फिर उसका परिपथ बताना है, उनको चित्र में जोड़ेंगे कैसे, वो आपको बताना है। तो इस तरीके का प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इसका तरीका क्या है, मैं आपको इसका फंडामेंटल समझा देता हूँ कि जैसे 5 माइक्रोफैरड है, अगर 5 माइक्रोफैरड की जो वैल्यू है वो तोड़ी है तो डेफिनेटली उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको 6 माइक्रोफैरड चाहिए, तो 6 माइक्रोफैरड का मतलब 5 माइक्रोफैरड का तो एक सेपरेट हो गया। उसके बाद में 1 माइक्रोफैरड पहले बनाना है, तो 1 माइक्रोफैरड तो 5 से कम हो गया, तो 5 से कम की वैल्यू बनाने के लिए उनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। और फिर 5 के साथ 1 जोड़ने के लिए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर क्रम में तो C1 प्लस C2 होता है। तो इसके अंदर प्रश्न क्या हो जाएगा, आपको ठीक 5 का आधा चाहिए। तो 5 का आधा चाहने का मतलब क्या है, आपने श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या पढ़ा है, परिणामी धारिता होती है C/N। C/N, तो C कितना है, 5 है। N में कितना रखूं कि मेरे पास 2.5 हो जाए, सर 2 रख दीजिए। तो इसके अंदर मेरे पास न्यूनतम जो कैपेसिटर की संख्या है वो 2 हो जाएगी, और उन कैपेसिटर को अपन इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपके पास परिणामी धारिता 2.5 माइक्रोफैरड हो जाएगी। क्लियर है भैया? दूसरा प्रश्न मैं ये कहता हूँ कि मेरे को मान लीजिए 7.5 माइक्रोफैरड चाहिए। ध्यान देना, तो एक तो मुझे संधारित्रों की संख्या बताइए और एक उसका परिपथ चित्र बताइए। न्यूनतम संख्या चाहिए, ज़्यादा तो मैं यूज करके कई तरीकों से ये प्राप्त कर सकता हूँ। तो अब आपका दिमाग यहाँ पे कहना चाहिए कि सर 7.5 है, उसकी वैल्यू तो 5 का भाग लगा दो आप पहले सीधा। कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा वो तो समांतर क्रम में जुड़ने हैं। तो एक बार भाग गया, 5 तो आपका सेपरेट रह गया, ये जोड़ दीजिए आप यहाँ पे, ठीक 5। अब आपको कितना चाहिए, अब आपको चाहिए सर 2.5 और चाहिए, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? 5 माइक्रोफैरड ये हो गया, 2.5 और चाहिए। तो 5 में 2.5 जोड़ करके 7.5 बनाने के लिए आप उसको किस क्रम में जोड़ोगे? मान लो मैं आपको 2.5 का एक कैपेसिटर दे देता हूँ, 2.5 का ये कैपेसिटर दे देता हूँ, आप इसके साथ किस क्रम में जोड़ोगे उसको? सर C1 प्लस C2 का फॉर्मूला ही तो होता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर जोड़ना होगा, ठीक है। और वो कैपेसिटर आपको कितनी धारिता का चाहिए? 2.5 का। अगर 2.5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर आपको मिल जाए तो 5 और 2.5 7.5 हो जाएगा। लेकिन सर 2.5 कैसे आएगा? अच्छा बताओ, 2.5 है वो 5 से कम है ना? डेफिनेटली, और कम है तो ये ऊपर वाली स्टेप आपके काम आ जाएगी। तो बनाने के लिए क्या करें उसको करने के लिए आप अगेन उनको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये आपके पास 2.5 होगी, और इसके साथ जोड़ते हैं आपके पास 7.5 होगी। तो मिनिमम कितने कैपेसिटरों की आवश्यकता पड़ी है आपको? 3 कैपेसिटर की। बात समझ में आ रही है? चलिए तीसरा प्रश्न और ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, मान लीजिए आपके पास ये कह रहा है 5 और 5 10, 2 12.5, 13.75, इतनी माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए आपको, तुल्य धारिता। तो एक तो संख्या कितनी है उसकी वो बताओ, और एक उसका परिपथ चित्र क्या है वो बताओ। बात समझ में आ रही भैया? तो चलिए क्या करेंगे, पहले इसमें 5 का भाग लगा दो। तो सर 5 का भाग तो इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। 2 बार जा रहा है तो एक 5 का ये जुड़ गया और एक 5 का ये जुड़ गया। इन दोनों को आप समांतर क्रम में चिपका दो। तो ये समांतर क्रम में हो गए यहाँ पे। तो समांतर क्रम में होगी तो दोनों की तुल्य धारिता कितनी होगी? 5 और 5 10 होगी। तो 10 तो आपका कवर हो गया यहाँ से। उसके बाद में कितना चाहिए आपको?
उसके बाद में सर 3.75 चाहिए। सर 3.75 वाला कंसेप्ट क्या है, इसको कैसे क्लियर करें? अच्छा, 3.75 को आप थोड़ा ध्यान से देखें। अभी आपने बात करी है कि अगर ये 5-5 के 2 श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 2.5 हो जाएगा, और 3.75 में से 2.5 निकालोगे तो 1.25 बचेगा। तो इसके लिए आपको पहले 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ करके और इस पूरे निकाय के समांतर क्रम में जोड़ दो। तो इन दोनों का 2.5 हो गया ना, तो 10 तो ये पहले वाला था, 2.5 ये हो गया, तो 12.5 हो गया। अब आपको चाहिए 1.25। 1.25 कितना है सर? 1.25 5 में कितने का भाग देने से 1.25 आएगा, बताओ मुझे। 5 में कितने का सर? 5 में 4 का। तो C/N का फॉर्मूला हो गया ना। तो 4 कैपेसिटर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं। श्रेणी क्रम में, खुद के श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उससे आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1.25 हो जाएगी। फिर उसको इसके समांतर क्रम में जोड़ दो, तो चाहे उसको ऊपर से लगा दो या फिर नीचे से लगा दो, एक ही बात है। 1 2 3 और ये 4, ये आपके पास 1.25 हो गया। तो इसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? ये 13.75 हो जाएगी। तो कितने कैपेसिटर? ये 1 2 3 4 और 4 8। तो एन की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी और ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में तो इसके अंदर एन की वैल्यू के साथ साथ सर्किट डायग्राम भी पूछता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में केवल ये मिनिमम एन की संख्या पूछता है। तो इसके फंडामेंटल बहुत क्लियर होने जरूरी हैं। तो चलिए, आज के अपने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको इनका आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये कह रहा है कि 3 माइक्रोफैरड के अनंत कैपेसिटर आपके पास रखे हुए हैं, उनका उपयोग करना है और न्यूनतम मिनिमम कितने कैपेसिटर यूज करोगे कि आपको परिणामी धारिता है वो 4.5 माइक्रोफैरड मिले। उसके लिए एन कितना चाहिए? आपके पास परिणामी धारिता 2.25 माइक्रोफैरड मिले, इसके लिए कितने कैपेसिटर चाहिए? और 5.25 माइक्रोफैरड चाहिए, उसके लिए एन कितने चाहिए? तो इन सब की वैल्यूज आपको बतानी है, इनकी संख्याएं आपको बतानी है और हमें क्रम के अनुसार कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना आपका जो भी सजेशन है, जो भी आपका फीडबैक है वो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए केवल अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।